हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता व्यास। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के भाग 3 में बात करेंगे कि नेपोलियन किस तरह फ्रांस में अपनी सत्ता हस्तगत कर लेता है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सत्ता हस्तगत करना और उसके लिए उसने क्या क्या कार्य किए और कैसी परिस्थितियां उसमें उसके इस प्रोग्राम में या उसकी इसका योजना में सहायक सिद्ध हुई। तो सबसे पहले है डायरेक्टरी को काम करते हुए 4 वर्ष हो गए थे और वह इस समय बदनामी और अप्रियता की चरम सीमा पर थी। जनता उसकी भ्रष्टता और अयोग्यता और असफलता से ऊब चुकी थी और शासन में परिवर्तन चाहती थी। दूसरे पॉइंट में हम बात करें, डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट बन गया जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। इस गुट को काफ़ी सफलता मिली और फ्रांसीसी फौजों को जर्मनी के बाहर राइन के किनारे तक खदेड़ दिया। ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के लिए अपना जाल फैलाया और उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से मौजूदा संविधान में संशोधन चाहते थे। ऐसे लोगों में आबे साइस और बरास मुख्य थे। ये दोनों डायरेक्टरी के सदस्य भी थे। नेपोलियन साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालकों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी। साइस और नेपोलियन इस समिति में घुस जाए, फिर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नेपोलियन के भाग्यवश 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लुसियन बोनापार्ट था। योजना को तुरंत अमल में लाया गया। नेपोलियन की योजना बनी और तुरंत ही उसे कार्यान्वित किया गया। साइस, बरास और ड्यूकोस तीनों ने डायरेक्टरी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। जिन शेष 2 सदस्यों ने त्यागपत्र देने से मना किया उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 9 नवंबर 1799 को सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया परंतु उसके भाषण का कोई प्रभाव पैदा नहीं हुआ। 500 की परिषद में तो उस पर तड़ातड़ घूंसे पड़े और धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, किंतु लुसियन की नाटकीय ढंग से स्थिति को संभाल लिया। उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश करके संशोधन विरोधी सदस्यों को सभागृह में भगा दिया। बहुत से तो अपने आप भाग गए थे। सायंकाल को पुनः दोनों सदनों की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पास करके संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 3 कौंसल नियुक्त किए गए, सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, आबे साइस और ड्यूकोस। कुछ समितियां भी गठित की गई। उनका मुख्य काम था कौंसलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। उसके साथ ही सत्ता हस्तगत करने की योजना पूरी हो गई। 11 नवंबर को नेपोलियन पेरिस लौट आया। पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। वस्तुस्थिति ये थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल से जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस रही थी। अशांतियों, गड़बड़ियों और रक्तपात से लोग ऊब गए थे। क्रांति के गत 10 वर्षों में न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो पाया था और न पुरानी सड़कों की मरम्मत की जा सकी। मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह गए थे और आए दिन राजनी और डकैतियों के समाचार सुनने को मिल रहे थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और चिकित्सालयों में औषधियों और चिकित्सकों का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों में यह धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेनानायक ही देश का उद्धार कर सकेगा। अतः जब नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया तो जनता ने उसका विरोध नहीं किया। इस तरह कौंसल जो था वो फ्रांस का प्रथम कौंसल नेपोलियन बोनापार्ट बना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम कौंसल की शासन व्यवस्था और सुधारों के दौर के बारे में बात करेंगे।